भारतीय संविधान के अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो अनुच्छेद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतिम अनुच्छेद होगा 395। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, 395 अनुच्छेद हैं, तो 395वां जो अनुच्छेद है यही अंतिम अनुच्छेद होगा। ओके, नंबर सेकंड सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नंबर थर्ड सवाल है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से जो अव्यवस्थित राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हैं ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में किए गए हैं। सारी चीजों को हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको भाग 1 समझना होगा। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भाग 1 में। और हम भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। हम भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं, ठीक है। मूल अधिकार हैं भाग 3 में, और मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भाग 4 की हम बात करेंगे तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। ओके, और इसके गठन का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, तो किस अनुच्छेद के तहत में सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करी गई है? सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करी गई है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में हम बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। हमने क्या पढ़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत करी गई है, और अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय इसकी व्यवस्था करी गई है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपने कॉस्टिंग वोट या फिर कॉस्टिंग वोट को हम क्या कहते हैं? तो निर्णायक मत कहते हैं, ठीक है। और ये कब करता है लोकसभा अध्यक्ष? तो जब वोट बराबर बराबर के नाते टाई हो जाते हैं तब करता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद भी है, अनुच्छेद 100 का ए, और इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तभी करेगा जब किसी विषय पर मतदान बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है क्योंकि हम अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं। नंबर 9 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत करी जाती है। हम बात करेंगे यहाँ पर एक और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 153। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। एक राज्यपाल होगा, साथ में एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। कई बार हमने पढ़ा कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल का निधन हो जाता है या फिर किसी राज्य का राज्यपाल इस्तीफा दे देता है तो दूसरे राज्यपाल को उसका अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 153 में ही बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा, साथ ही एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है।
और अनुच्छेद 155 में हमने क्या पढ़ा है, तो इसके अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के द्वारा पद से किसको नहीं हटाया जा सकता, तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं, एडवोकेट जनरल जो होते हैं इनको भी हटा सकते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं यूनिवर्सिटी के उनको भी हटा सकते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, इनकी नियुक्ति तो करी जाती है राज्यपाल के द्वारा, परंतु विवाद की स्थिति में राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता। ठीक है, उनको पदच्युत नहीं कर सकता। अनुच्छेद है एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 317। इसके अनुसार जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनको केवल और केवल कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार जो है ये बढ़ाया जा सकता है संसद के द्वारा विधि बनाकर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 138 के 2 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है। एक मूल अधिकार है दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या है, ये भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पर किया गया है, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और 12 से 35 तक वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 19 में एक अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होती है, भारत में रहने वाले विदेशियों को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास में है, संसद के पास में, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है, कई बार पूछा गया फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य हैं इसको किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। हम सभी फैक्टों को डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सह समिति की सिफारिशों पर और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। ये जरूर याद रखना है, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का, और इसको जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, एक बढ़ गया है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य, और इसमें बताया गया है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, यह है 11वां मौलिक कर्तव्य, जरूर आपको याद रखना है। और दोस्तों, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, आपके भाई बहन के साथ में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। इसी प्रकार के मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो छुआछूत को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह हैं दोस्तों समानता के अधिकार जो हैं ये 5 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, और अनुच्छेद 11 में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम राज्य क्षेत्र यह उपबंध करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, यदि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, उसके सीमा में परिवर्तन करना है, तो वो अनुच्छेद 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? पूरे भारतीय संविधान में केवल और केवल मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि वोट डालने की एज पहले क्या हुआ करती थी? 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, फिर होता है 61वां संविधान संशोधन 1989, और इसके द्वारा वोट डालने की आयु को 21 साल से घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 साल कर दिया जाता है। ठीक है, और वयस्क मताधिकार की आयु का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 326 में किया गया है, ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करी गई है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था जो है ये अनुच्छेद 29 में करी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक किस अनुच्छेद का उपयोग नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360 का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है, और वित्तीय आपातकाल को कौन उद्घोषित कर सकते हैं, कौन लगा सकते हैं? राष्ट्रपति लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं बनी है देश में कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। याद रखना, इस अनुच्छेद का कभी भी प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है भारतीय संविधान में? तो 395 अनुच्छेद शामिल हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) का, और राष्ट्रध्वज फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ओके, याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 32 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में समझना जरूरी है। अनुच्छेद 32 क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और इसी के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तब वो व्यक्ति कहां पर जाएगा? उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत में? अनुच्छेद 32 के तहत में। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 226, इसके तहत में कोई व्यक्ति हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है यदि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अनुच्छेद 226 में कहां पर जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि डॉक्टर साहब बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय कहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर साहब बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है, तो अनुच्छेद
32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। याद रखना, इसी प्रकार के फैक्ट जो हैं ये सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं और आप कहते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। मैंने सब कुछ पढ़ाया है। देखिए, कहने के लिए यहाँ पर हमने 62 से 65 क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर 100 से 150 अनुच्छेद याद करने वाले हैं। एक एक चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई है? तो 1950 में भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई है और अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करी गई। स्थापना कब करी गई? 1950 में स्थापना करी गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 267। क्योंकि हम अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद के बारे में आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति सलाह ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वो सलाह देगा ही। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी राय दे सकता है, अदरवाइज नहीं भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या बताता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। और 61 क्या बताता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 61 जो है ये महाभियोग के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद 61, इसको जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 331। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत में राष्ट्रपति के पास लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार होता था। ठीक है, लेकिन लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन की मनोनयन की प्रक्रिया है इसको अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद आपको जरूर याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा है? 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 32 की यदि हम बात करें तो सजा माफ करने और सजा में बदलाव करने का अधिकार जो है ये देश के राष्ट्रपति को है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं। राष्ट्रपति किसी की सजा की फांसी को उम्र कैद में बदल सकता है या फिर उम्र कैद की सजा को माफ भी कर सकता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी है राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति जो कि अनुच्छेद 72 में दी गई है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान का एक और अनुच्छेद है, जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 161 और इसमें राज्यों के राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करी गई हैं। ठीक है, इसमें भी राज्यपाल कुछ विशेष सजाओं को माफ कर सकते हैं और सजाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये किस अनुच्छेद में संदर्भित किया गया है? तो इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 48(1) में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में CAG कैग बोलते हैं, तो कैग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। संसदीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 79 में, यानी कि अनुच्छेद 79 में। इसी के बाद हम बढ़ेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में। इसके बाद हम बढ़ेंगे और लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा का जो वर्णन है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 81 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 79, 80 और 81 तीनों आपको याद रखना है। इसी प्रकार का एक और सवाल है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। विधान परिषद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 169 में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको समझना होगा, एक आर्टिकल है 168 और ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा, और आर्टिकल 169 क्या बताता है, तो इसमें राज्यों की विधान परिषद की संरचना और उसकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 170 क्या बताता है, तो विधान सभा की संरचना का वर्णन करता है आर्टिकल 170। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा या फिर नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत में किया गया है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है तो संविधान में इसका किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको फंसाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 324 में किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर लेता है तो पुलिस उसको बाध्य नहीं कर सकती कि तू बता, तूने ही अपराध किया है और कोर्ट में ही इसकी गवाही दो। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 के 3 में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 क्या बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। इसका वर्णन कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 64 में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों, अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 में, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है, और यह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है जो कि सरकार को कानून की सलाह देता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है दोस्तों महाधिवक्ता। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और महाधिवक्ता की यदि हम बात करें कि इनकी नियुक्ति का, इनके पद का और दायित्वों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 165 में किया गया। तो अनुच्छेद हमने 76 में क्या पढ़ा है, विधि अधिकारी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में, जो कि देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता के पद के बारे में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 165 में। दोनों अनुच्छेद आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति जो है ये कौन देता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 253 देता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत की विदेश नीति से संबंधित है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 का तो मैंने आपको बताया था, ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत में राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जानते भी होंगे कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत में कर सकते हैं? अनुच्छेद 80 के तहत में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर अन्य जोखिम युक्त कार्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। याद रखना अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक बार में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद की बैठक एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, क्योंकि अनुच्छेद जो 85 है ये उपबंध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो राष्ट्रपति जी के पास में 3 वीटो शक्तियां हैं। एक आंतरिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा क्या है? पॉकेट वीटो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी शक्तियां हैं, ठीक है। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, और इसके तहत राष्ट्रपति के पास में ये 3 प्रकार की वीटो संबंधी शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। जरूर याद रखना है इस अनुच्छेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 आपको याद रखना है। कौन सा भाग? भाग 9 याद रखना है, और पंचायतों के संबंध में, ठीक है। और अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें एससी और एसटी के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? एससी के लिए 84 सीटें हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 47 सीटें हैं। यदि हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितनी सीटें हैं? 131 सीटें हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 330, और इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 48। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत करी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना करी गई है। और वित्त आयोग की स्थापना कब करी गई? तो 1951 में वित्त आयोग की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो एक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ लेते हैं हम डिटेल को। तो राष्ट्रपति के पास में जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनको समझना जरूरी है। एक अनुच्छेद 352 है, इसके तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध, वाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ओके, और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है, ठीक है। एक दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 356, इसके तहत में राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एक अनुच्छेद है 360, ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। और अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई है भारत में, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 360।
इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति, ओके, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो संयुक्त बैठक है ये कौन बुलाएगा? ये तो राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ओके, डिटेल में पढ़ना है, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाए उस क्वेश्चन को आप सही करके आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये 343 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 343 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये दूसरा अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 213। इसमें क्या है? इसमें राज्यों के जो राज्यपाल हैं ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 143 भी महत्वपूर्ण है, इसमें राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है, अनुच्छेद 143 में। ठीक है, तो ये तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, तीनों आपको याद रखना है। दोस्तों यहां पर हमने 63 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। क्वेश्चन 63 हैं, लेकिन हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 100 से 150 हमने इंपोर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है, आसान भाषा में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2011 की जनगणना को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटो बोलते हैं। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, ताकि वो भी इस प्रकार के बेस्ट कंटेंट का फायदा उठा सकें। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और हमारे और ज़्यादा वीडियो देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप लोग भी टॉपिक सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।